तजरिबात की दुनिया, तजरिबात की दुनिया, तजरिबात की दुनिया, तजरिबात की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या तो हम कोई चीज़ खरीदते हैं या हम कोई चीज़ बेचते हैं, दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। खरीदना खुद एक टॉपिक है, बेचना खुद एक टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ख़रीदने पर है, ख़रीदारी। कहते हैं मार्केट में जीत उसकी है जिसकी ख़रीदारी मजबूत हो। सबसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखें तो जिसकी ख़रीदारी अच्छी है वो मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है, और जिसकी ख़रीदारी कमज़ोर है वो मार्केट में बाज़ औक़ात कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अब ख़रीदारी का ताल्लुक़ सिर्फ बिज़नेस से ही तो नहीं है। आप रोज़मर्रा घर की चीज़ें भी ख़रीदते ही हैं, सब्ज़ी ख़रीदते हैं, अनाज ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। चाय भी ख़रीदी जाती है पीने के लिए। इसी तरह अगर हम सीज़नल जाते हैं तो क़ुरबानी का जानवर भी ख़रीदा जाता है। वहाँ पर ठीक है बेचने वाला अपनी जगह पर, लेकिन बात इस वक्त हो रही है ख़रीदार से। आज हम चूँकि तजर्बात की दुनिया प्रोग्राम लेकर बैठे हैं, और ये स्पेशली तौर पर बुज़ुर्गों से रिलेटेड होता है ये प्रोग्राम, और बुज़ुर्गों की मेंटेलिटी, बुज़ुर्गों की सोच, बुज़ुर्गों के तजर्बात को हम यहाँ पर बाज़ औक़ात आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बुज़ुर्गों से अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि मियाँ क्या इतना महंगा लेकर आए हो। तब इनको कहें कि बाबा जी आपके दौर में जितनी की मुर्गी मिलती थी, आज के दौर में इतने का अंडा नहीं मिलता, कहाँ से लाएँ? नहीं तुम्हें ख़रीदना नहीं आता। तो क्या वाकई ख़रीदारी तब्दील हो चुकी है, या वाकई आज के ख़रीदने वाले नौजवान को ख़रीदना नहीं आता, उसके किसी तजर्बात में कमी है? अच्छा, ख़वातीन के ख़रीदने का अंदाज़ बिल्कुल अनोखा निराला होता है। देखा जाता है कि अगर मर्द ख़रीदने जाए तो बसा औक़ात आधे घंटे में 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद लेता है। अगर कोई औरत जाए तो सुबह जाती है तो रात तक वापस आती है और ख़रीदारी भी पूरी नहीं करती। तो ये भी कहा जाता है कि औरत बार्गेनिंग बहुत कराती है ख़रीदने में, मगर नुकसान फिर भी उठाती है, क्योंकि बेचने वालों से ज़्यादा समझदार होता है। ये सारी बातें मतलब कन्फ्यूज़ करती हैं बाद औक़ात के असल है क्या हकीकत। तो बात करते हैं असल है क्या हकीकत। क्या ख़रीदारी तब्दील हो चुकी है, ख़रीदने वाले की सोच तब्दील हो चुकी है, या ख़रीदते वक्त जो बार्गेनिंग होती है क्या उस बार्गेनिंग का भी कोई पहले और आज के दौर में कोई फ़र्क है, या फिर ये कि वक्त बहुत ज़ाया होता है ख़रीदने में, पहले वक्त कम ज़ाया होता था, आज वक्त ज़्यादा ख़र्च कर लिया जाता है। ये कुछ मिली जुली सी गुफ्तगू है ताकि हमारी ख़रीदारी अच्छी हो, मज़बूत हो। ये बात दुरुस्त है कि ख़रीदार हो या बेचने वाला हो या तकाज़ा करने वाला हो, सबके लिए आसानी करना हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक इन सब पर रहम फरमाता है। यह हदीस पाक हमारे पेश नज़र रहे। अल्लाह पाक रहम फरमाता है किन पर? जो ख़रीदारी में, बेचने में और तकाज़ा करने में जो आसानी इख्तियार करता है, तो अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाता है। मगर हमारा मौजू बेचना नहीं है, ख़रीदना है। ये हमारी लाइन है जो मैं अपने इस्लामी भाई से अर्ज़ करूँगा, हमें इस लाइन पे रहना है। ख़रीदने को आज आप कैसे देखते हैं, माज़ी से लेकर अब तक? मैंने इस पर जो गौर किया है सब, उसमें ये है कि मेरे नज़दीक इसमें कम से कम 4 अफराद आए जो ख़रीदने वाले हैं। उसमें एक वो है जो माल बेचने के लिए ख़रीदता है, और दूसरा वो है कि जो किसी इदारे के लिए, वेलफेयर्स के लिए, कोई भी उसके लिए परचेज़र होता है, और तीसरी ख़रीदारी वो है कि जो अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल के लिए लेता है। और चौथा जो हमारे यहाँ मार्केट में जो हम देखते हैं वो ये कि ब्रोकर भी एक तरह से किसी का ख़रीदार होता है, जो मैंने किसी के बिहा पर वो खरीद जी जी जैसे इसमें 4 चीज़ें जो मुझे नज़र आई। अब इसमें पहली जो है, जो माल बेचने के लिए ख़रीदता है, उसमें जो मेरा ज़ाती जो मुशाहिदा गुज़रा है वो ये कि पहली ख़रीदारी से लेकर
आखिरी बिल्कुल लास्ट जो कस्टमर आता है, जिसको कहते हैं जो घर से ख़रीदने के लिए निकलता है, वो कोई भी चीज़ ले उस तक बेचने का, यानी मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हम 70 रुपये की ख़रीद रहे हैं, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ 105 रुपये की आखिरी कस्टमर बेच सकेगा? कि उसने 70 की ली, उसने 75 की दी, 75 उस पर उसके एक्सपेंस आते आते 1-1 किलो की जो वो चीज़ बिकेगी या एक चीज़ बिकेगी तो 10-15 रुपये नॉर्मली वो नफ़ा रखता है। एक तो ये उसकी यहाँ ख़रीदारी अगर अच्छी होगी, जो आपने पहले ही कहा कि उसकी ख़रीदारी अच्छी होगी तो माल बेचना आसान होगा, आसान हो जाता है, और उसमें यही होता है कि प्रॉफिट भी वो अपनी मर्जी का ले लेता है। इसमें यही देखा है कि एक कंपनी में 4 पार्टनर भी हों या 2 भाई एक दुकान पर बैठते हो, तो जो असल परचेज़ कर लेना तो उसके बाद उसके लिए ग्राहक को बेचना बहुत आसान होता है। खरीदने को आधी अक्ल कहा गया। और इसमें ऐसा इसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी, एक तो ये कि क्वालिटी और रेट। ऐसा ना कि सस्ता ख़रीदा मगर क्वालिटी उसने अच्छी ना ख़रीदी, और क्वालिटी भी लेनी है और रेट भी लेना है। दूसरा ख़रीदार जो है वो अगर किसी इदारे का है तो यहाँ मैं सबके लिए मशवरा दूंगा, क्योंकि वो मुसलमान और वेलफेयर के लिए खरीदता है, मस्जिद के लिए ख़रीदारी कर रहा होता है। इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये कि वो आप ही कहते हैं ना, उलमा फरमाते हैं कि जो मुसलमान वो जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए पसंद करे, तो इसमें ये नज़र आता है जो देखा गया है कि जो वो ख़रीदने के लिए आया तो आया कि वो, जैसे मैं माल अपने लिए ख़रीद रहा हूँ तो मैं उसमें अपनी सारी सलाहियतों को बरोए कार लाता हूँ कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, और उसमें मेरी आंखें भी खुली रहती हैं, मैं इसके 4 आदमी से पूछता भी हूँ, मशवरे भी लेता हूँ। लेकिन जो किसी कंपनी का हो, किसी इदारे का हो, अगर वो उसमें आशना नहीं है, उसको आशनाई नहीं है ख़रीदारी का, उस फील्ड की जो माल वो ख़रीदने जा परचेज़र सही नहीं है। परचेज़र, तो फिर यहाँ होता ये कि उसको एक नुकसान पहुँचता है। वो किसी भी इदारे का, अच्छा वो जाता है, अच्छा इसमें 2 चीज़ें, या तो उसको चूना लगा रहा होगा या इदारे को चूना लगा रहा होगा। अच्छा इसमें 2 खराबियाँ भी आ जाती हैं। एक तो ये कि जो बेचने वाला बायर होता है तो उसमें ये देखा गया है कि जब वो देखता है किसी फर्म के, किसी इदारे का या कोई का वो है, तो वो उसके लिए कोई ना कोई तरकीबें करता है, और बिलाखिर कई ऐसे लोग हैं जो उसमें फंस जाते हैं, और फिर वो माल तो दे रहा होता है, बिल कंपनी को जा रहा होता है, लेकिन इसके पीछे कई कहानियाँ जो है नज़र आती हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, इनकी फैक्ट्री है, उन्होंने मुझे पिछले दिनों ही बताया कि ये इनका जो परचेज़र था, तो इनको ख्याल आया कि यार आज मैं जाकर परचेजिंग करता हूँ। अच्छा, अब वो खुद ऑन आता, दुकानदार को तो नहीं पता होता कि सेठ खुद आया खरीदने के लिए। इन्हीं दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट में गया, बोला मैं फर्स्ट टाइम उस होलसेल मार्केट में गया, मुझे मेरी परचेजिंग करनी थी, एसेसरीज वो ख़रीदते थे। तो जब मैंने परचेजिंग सामान परचेज कर लिया तो कंपनी का नाम वगैरह दिया, तो उसने कहा कि कितने का बिल बनाओ। बोले इससे क्या मुराद है कितने का बिल बनाओ? बोला आप बताएं कितने का बिल बनाओ। तो उसको फिर ख्याल आया कि यार ये जो हमारे जो, मैं तो सेठ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतने का बिल बनाओ, इतने का बिल बनाओ, लेकिन यार क्या पता कि मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ हो रहा होगा या मेरे इदारे में क्या कुछ हो रहा होगा। तो ये इस तरह हो जाता है कि जब इदारे के लिए बंदा ख़रीदने के लिए जाता है, तो आपने सही कहा कि उसको फिर ऑफ़र भी हो रही होती है। भाई साहब, इसमें मसला ये है कि बाज़ कंपनियां तो ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहाँ अगर परचेज़र को यह कहा जाए ना कि तेरी कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है, तो वो नौकरी कर तो लेगा। भी वो नौकरी कर लेगा। वो बोलेगा जिस रेट में आप लेते थे मैं उसी रेट में आपको दूंगा, बस मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, तो भी उसका घर निकल रहा है। क्योंकि यहाँ माशरा इस तरह का हो गया है कि लोग इस पे कमीशन रखते हैं बीच में, तो लेने वाला भी और देने वाला, ये दोनों इसमें एग्रीड होते हैं। और दूसरा जो आपने कहा ना कि जो डिफरेंस किया है, जो मेरा नज़रिया है डिफरेंस का, वो मनी रिवोल्यूशन है। क्योंकि आज की नौजवान नस्ल के पास जो इनकम है, इनकम जो आना है, इसके मुताबिक वो झट से खर्च कर देते हैं, और जो इसके बाप ने जिस तरह कमाया होगा वो इनको ये नहीं पता होता। इजी कमिंग इजी गोइंग। हाँ, तो इसी तरह आप आजकल के बच्चों को पूछेंगे, बच्चे आपको करोड़पति अरबपति मिलेंगे। किसी ज़माने में आपने सुना होगा 22 ख़ानदान थे सिर्फ लखपति, आज उस 22 ख़ानदान या 2200 ख़ानदान भी नहीं मिलेंगे जो आपको करोड़पति और अरबपति मिल जाएंगे। इसमें वजह यही है कि हमारी डिवैल्यूएशन हो गई, हमने जो कमाना पैसा नीचे बहुत आ गया, जिसकी वजह से खरीदारी। और आजकल दिखावा बहुत है, न्यू जनरेशन के लिए खास करके बोल रहा हूँ, शो ऑफ बहुत है कि जिस ब्रांड कॉन्शियस हो गया, ब्रांड कॉन्शियस हो गया है कि इस वजह से हमें ये चीज़ें चाहिए। वरना मुझे पता है आपने भी नेट का काम किया है किसी ज़माने में, ठीक है,
निट की एक टी शर्ट में मैक्सिमम कौन सा यान लगता है, कौन सा इसका प्रोसेसिंग होता है, कितने की कॉस्ट आएगी, हमें रिक पिक सब पता था। हाँ पता है, ये बता दें, हमें डैंग के प्राइस जो पता है, सब पता होता है। अब हमें पता है कि इसकी कॉस्ट मैक्सिमम कितनी आती है, और हमें पता है कि ब्रांड में जाने के बाद 10 गुना 15 गुना ज्यादा रेट में भी वही चीज मिलती है, खाली लेबल का फर्क है। लेवल का फर्क। असल में ब्रांड जो है ना, मेन तो टॉपिक नहीं है, ब्रांड के ताल्लुक से जो मेन जो थ्योरी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड बेसिकली ज़रूरत नहीं है, ब्रांड एक रिक्वायरमेंट इस तरह की हो गई कि ब्रांड आपकी पहचान बन जाती है। लोग ब्रांड अपनी पहचान के लिए लेते हैं, ज़रूरत के नहीं लेते। आप घड़ी ले लें तो घड़ी की जो हर तरह की घड़ियाँ आती हैं, लेकिन बाज़ घड़ियाँ महंगी आती हैं, तो टाइम तो दोनों दिखाती हैं, लेकिन वो घड़ी सिर्फ टाइम के लिए नहीं पहनी जाती, वो अपनी शख्सियत की पहचान के लिए ली जाती है। तो बहुत सारे ब्रांड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली अपनी शख्सियत, अपने स्टेटस की पहचान के लिए किए जाते हैं, जो अगर शरन उसमें कहीं कोई ख़राबी नहीं आती तो उसके ऊपर कोई क्या कलाम करेगा। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि फिर वो ले रहे होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पहले जो ख़रीदारी होती थी वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर होती थी, और अब जो ख़रीदारी होती है उसकी थोड़ी सी नौइयत तब्दील हो गई है। तो आप दूसरे टॉपिक पर थे, इसमें वो तीसरा मौजू आएगा। तो मिल फरमा रहे थे कि जिस वक्त मैं कारोबार करता था तो लोग आके मुझे बिल बढ़ाकर बनाने का कहते थे, लेकिन मैंने कभी ना ऐसा किया, ना मुझे करना था। और बज़ाहिर लोगों को ये होता है कि यार इसमें ये घाक चला जाएगा अगर ये मुझसे नहीं ये अमीर सुन्नत जो अपनी बात की है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अल्ताफ़ भाई, आपको तो याद 50-55 साल पुरानी बात की होगी, कम से कम 50-55 साल पुरानी बात की 80 और तकरीबन 45, मतलब बिफोर द दावत इस्लामी आप कह सकते हैं। जी जी। तो 50-55 साल पुरानी जब बात की होगी तो 50-55 साल पहले जो एक कल्चर था, उस वक्त भी लोग कहते होंगे, ठीक है, वो भी कल्चर आज है। यानी कि कौवा कल भी काला था, कौवा आज भी काला है। कौवा तो जहाँ भी है काला ही है, ऐसा तो नहीं होता 50 के कौवा सफ़ेद हो जाएगा, कौवा तो काला ही रहेगा। अब इसमें अमील सुन्नत का जो जुमला था ये हम सब के लिए कि उस वक्त अगर मैं ऐसा करता और आज मैं आपके सामने हूँ, क्या अल्लाह करीम ने मुझे वो नेमतें नहीं अता फरमाई? मुझे मेरा पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं मतलब के 2 निवाले बच जाते हैं, और हम सब के निवाले बच जाते हैं। तो खैर ये तो एक लालच का एक टॉपिक हो गया। लेकिन अब ये जो ख़रीदारी करने के लिए जो अल्ताफ़ भाई जाते हैं, आपने प्राइवेट ख़रीदारी भी की है, मैं आपको जानता हूँ, और आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ख़रीदारियाँ की हैं, मैं आपको उसमें भी जानता हूँ। यानी कि आपकी ख़रीदारी, अच्छा आपने वो पर्सनल ख़रीदारियाँ भी की हैं, और आपने ऐसी ख़रीदारी की है कि वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हमने साथ काम किया है, मैंने अल्ताफ़ भाई से काम करना सीखा भी है, कारोबार करना। कारोबार की फील्ड में है तो मैं इनकी दुकान पर जाया करता था। आप जब ख़रीदारी कर जाते थे, हम तो आप वो तजर्बात की दुनिया है, अपने बिजनेस के लिए ख़रीदारी करने गए एक, वो मुझे आपका कारोबार पता है। आप घर के लिए ख़रीदारी करने गए 2, उसका मुझे पता है। और आप इदारे और तंजीम के लिए या किसी भी NGO के लिए आप ख़रीदारी करने के लिए गए, ये 3 ख़रीदारियाँ तो मुझे आपकी पता है, ठीक है। अच्छा, फिर घर बना, फिर अपना पर्सनल ख़रीदारी करने के लिए गए, बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए गए, या किसी और के लिए ख़रीदारी करने, आप इन तमाम ख़रीदारी को किस तरह देखते हैं? यही सवाल अब्दुल कादिर भाई मैं आपकी तरफ आऊँ। अब्दुल कादिर भाई जॉब करते थे, तो ये जॉब से बिजनेस की तरफ गए हैं अब्दुल कादिर भाई। ये सबके अपने अपने जुदा जुदा एक्सपीरियंस है जिसके साथ हम बैठे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है और जो मकान बना के बेचने का भी होता है, तो उसके अंदर लोग आते हैं ना, चंद चीज़ें याद करके आते हैं कि भाई आपने स्टील कौन सा लगाया है, आपने सीमेंट कौन से ब्रांड की लगाई है, आपने कलर कौन से ब्रांड का लगाया है, या सैनिटरी आपने लगाई है तो कौन से ब्रांड की लगाई है, टाइलें लगाई है तो कौन से ब्रांड की लगाई है। हालांकि अभी ब्रांड ज़रूरी नहीं है, अब आजकल तो इतने ब्रांड हो गए, बल्कि अब तो लोग अपने तौर पे मुख्तलिफ अपने नाम से बना के ले आते हैं बाहर से। जैसे लाइटें, हम ले लाइट की मिसाल, यही वाली लाइट है, ये मुख्तलिफ लोग अपने नाम से ले आते हैं और मुख्तलिफ प्राइस पे बिकते हैं। इसमें ख़रीदार के लिए है कि वो देखे कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें पैसों में कहाँ से कम, मतलब ब्रांड से रेट तब्दील हो जाता है। ब्रांड से रेट तब्दील होता है। आप एक जैसे आपने उसका मिसाल दी, आप एक टाइल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्पेन की टाइल लेते हैं। लोग इंपोर्टेड टाइलें जो लेना पसंद करते हैं, तो स्पेन की भी है, इटली की भी है, मुख्तलिफ ममालिक की टाइल्स होती हैं। अब वो जो टाइल की कंपनी वो एक ही है। मेरा अपना एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पर इमरान टाइल, अब्दुल मजीद टाइल, अल्ताफ़ टाइल, कादरी टाइल, जो भी एक टाइल का नाम ले लें, अच्छा उसका आर्टिकल नंबर एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। सही है, ये मुझे पता है, उसका सेम आर्टिकल है। लेकिन जब वो इमरान टाइल की बनाएगा
तो चूंकि अब उसके ऊपर उसी सेम आर्टिकल है, कोई इसके अंदर मटेरियल में फ़र्क नहीं है ना, फिनिशिंग में फ़र्क है। ये मैं आपको बिल्कुल जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि इस पर इमरान नाम लिखा हुआ है तो उसके रेट अलग होंगे, इस पर जानी टाइल लिखा हुआ है तो उसके रेट अलग होंगे, उसके ऊपर कादरी टाइल लिखा हुआ है तो उसका रेट अलग होगा, उसके ऊपर अब्दुल मजीद टाइल लिखा हो तो उसका रेट अलग होगा। ये सबके रेट अलग होंगे। जबकि अच्छा ख़रीदार को ये नहीं पता, ख़रीदार बोलेगा कि यार मुझे फ़लाँ नाम की टाइल दो, तो उसे फ़लाँ नाम की टाइल देनी है और लेकिन उसके रेट अलग होंगे। तो ब्रांड तब्दील होने से सम टाइम, देखिए मैं 100% में बात नहीं करूँगा, ब्रांड तब्दील होने से सम टाइम क्वालिटी तब्दील नहीं हुई होती, नाम रेट बदल देता है। और ये अगर ख़रीदार को पता नहीं है ना तो ख़रीदार मार खा जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। अब जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रांड, तो अब ये जहाँ घर बनाते ना वहाँ ये सारी ब्रांड की बात है। अब जहाँ अब्दुल मजीद भाई रहते हैं वहाँ अगर वो घर बनाएगा तो उस घर बनाने वाले को पता ही नहीं होगा कि ब्रांड क्या है ना ब्रांड क्या। ये सही है, ये इलाकों के साथ भी वेरी कर रहा होता है, ठीक है, आपको पता होगा। ये इलाके के साथ भी वेरी कर रहा होता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। तो वहाँ अच्छा बाद इलाके थे जहाँ पर बोलो कौन सा ब्रांड चाहिए, बोले ब्रांड नहीं चाहिए, ब्रांड कौन सी नई कंपनी आई है। वो ब्रांड को भी कंपनी बोलेगा ना, ये ब्रांड कौन सी नई कंपनी, हमने तो ब्रांड कोई कंपनी नहीं सुनी है, तो ब्रांड टेक्सटाइल भी कोई आ गई है। तो ये नहीं होता। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। अल्ताफ भाई आपके पास जो मैंने 3 सवाल रखे हैं। हमें यहाँ मार्बल की ज़रूरत थी फैज़ान मदीना जी, तो मुझे कहा गया कि मार्बल लेना है। अब मैंने मार्केट में मालूम किया कि मार्बल किस तरह बिकता है, तो स्क्वायर फीट से बिकता है, मोटा होता है, सेक्शन होता है, ये हो, और ये निकलता है तो टन के हिसाब से। तो मैं और 4 इस्लामी भाई हम कहीं गए थे, मैंने एक 12x12 की मार्बल पकड़ा, उसका वज़न कर लिया तो 5 किलो वज़न निकला। तो मैंने बोला 200 फीट आ गया 1 टन में। मेरे को बोलते अब दुकान से निकलो, बाहर नहीं बेच रहे आपको। पहाड़ों की खरीदारी के लिए निकले थे ना हम। आपको सुना रहा हूँ ये वाला। जब दुकानदार ने बोला नहीं भाई कोई मार्बल कभी किलो का बिका है आप करते हुए काम, तो आपको किलो से खरीदने का तजुर्बा था ना। जब फिर मैंने मालूमात की थी, अल्लाह पाक का करम हुआ, ये मुर्शिद की निगाह करम थी, और काम ऐसा था कि मेरा पर्सनल काम नहीं था, तो अल्लाह ने उसकी राहें भी खोल दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये टेक्सटाइल में थे, हाँ, मगर उस वक्त दावत इस्लामी ने इनको कहा कि फैज़ान मदीना का मार्बल आप खरीदें। अब ये मार्बल ख़रीदने के लिए जब गए ना तो वहाँ पर दावत इस्लामी को जो फ़ायदा हुआ ना, ये इनकी परचेजिंग एक्सपर्टीज़ की वजह से फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल। हमने फिर मैंने मार्केट में मालूमात की तो हमें उस टाइम पे 27 रुपीज़ 12x12 की एक चौकी मिल रही थी स्क्वायर फुट। अब मैंने बोला कि हमारे को तो मार्बल भी बहुत चाहिए, इतना तो कोई देगा, बीच में से फिर रेट बढ़ाएंगे और माल कम कर देंगे। हमने कहीं कोशिश की, वड एक शहर है बलूचिस्तान का, वहाँ से मैंने पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा बोला कि मैं वहाँ से ये माल लूँगा। फिर वहाँ से हम ब्लास्टिंग करते थे, वो पत्थर निकालते थे, पत्थर ये मिलता था टन के हिसाब से, तो ये 20 टन 25 टन 40 टन के पत्थर आते थे जिसको हम लाते थे। फैक्ट्रियाँ होती थी जो मजदूरी पे माल काटती थी, फिर उससे माल कटवाते अभी यहाँ गोली मार की तरफ है। जी जी। अभी तो खैर साइड में मैंने कराया तो साइड में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, इसमें गेंगशा और एक वर्टिकल 2 मशीन आती हैं हमेशा, उसको अल्लाह का शुक्र है कटवाते थे। हमने 4x12 का पीस 20 रुपये के कॉस्ट में कराया, जो कि 4x12 यानी कि 1 फुट बाई 4 फुट का एक पीस 20 रुपये फुट के हिसाब से, और जो मुझे मार्केट में 55 रुपये से 60 रुपये उस टाइम पे मिलता था मोटा 1 इंच का, वो हमें 20 रुपये की कॉस्ट आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये याद है जो कॉस्ट आई थी। और इसके बाद भी जिसमें एक नीचे टुकड़ा बचता है उसको तलिया बोलते हैं, उस टुकड़े में से हम पीस बनाते थे छोटे 4x4 4x8 इस तरह करके, वो पीस भी आते थे जो अपने पिलरों पे लगे हुए वो सेक्शन करके हम लगाते थे। यानी मस्जिद हमारे फुट बाई 4 फुट के लगे हुए हैं, बाहर फिर 2 फुट बाई 1 फुट के लगे हुए हैं। इस तरह से डिवाइड करके फिर इसको 1,30,000 स्क्वायर फुट माल चाहिए था। फिर इसके बाद मैं मालागौर गया, जहाँ मैंने वाइट मार्बल खरीदा था, वो मालागौर से खरीदा था। वहाँ जाके वहाँ से फिर वो बाई रोड हम लाते थे, वो पत्थर नहीं खरीदते थे, माल खरीदते थे। इस तरह मतलब मैं जैसे मैंने आपको बोला ना, मतलब आदमी जहन लड़ाए ना मुझे क्या लेना है। अब्दुल मजीद भाई, ये जो आपने जो सवाल किया था, देखो ये वही है कि ये हालांकि अपनी खरीदारी के लिए, अच्छा इनकी अपनी खरीदारी मुझे पता है। अच्छा इनकी अपनी खरीदारी जो है ना वो दिलेरी है, ये अपनी खरीदारी में इतनी करकसर से काम नहीं लेगा, ये मुझे इनके बिजनेस का पता है। मगर चूंकि एक चंदे का माल था, वफ़ का माल था, अल्लाह के लिए काम था, मस्जिद के लिए था और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के लिए था। दूसरी बात प्यारे इस्लामी भाई, जो एतमाद, यानी ये मैं आपको बता दूँ, चाहे वो आप अपने कंपनी के लिए ख़रीदें या अपने
आप मस्जिद के लिए ख़रीदें, आप पर जो भी आपको ख़रीदने के लिए भेज रहा है वो आप पर एतमाद ही तो कर रहा है यार। सबसे बड़ा बात एतमाद है। और अगर आप किसी का एतमाद तोड़ देते हैं ना तो आपके अंदर कोई भलाई नहीं है, यूँ समझे आप। अगर आप किसी का एतमाद तोड़ते हो तो आप में भलाई नहीं है, चाहे वो वालिद का एतमाद क्यों ना तोड़ दें आप। एतमाद नहीं तोड़ा जाता, यानी वालिद भी अगर अपने बेटे को भेजता है ना, बेटा ये चीज़ खरीद के लिया हो, तो बाप भी उम्मीद करता है कि बेटा 2 पैसे बचा कर लाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ा कर नहीं ले आएगा, फेंक कर नहीं ले आएगा कि यार बाप की कमाई है ना, क्या फ़र्क पड़ता। तो बाप ने को मतलब के बैठ कर थोड़ी हुई मतलब के गाली मतलब के वो इस तरह पैसे कमा लिए, उसने मेहनत की है तब जाकर उसे 2 पैसे कमाए। नेकी के काम के लिए जब, या किसी भी इसी तरह के किसी ऑन द बिहाफ ऑफ समबडी, जिसमें आप ब्रोकर भी शामिल है। ये सही कह रहे अब्दुल मजीद भाई कि समटाइम ब्रोकर ऑन द बिहाफ ऑफ यू, वो मार्केट में जाकर वो बाय करता है चीज़ों को, और वो आप उसको कहते हैं। इसी तरह अजी वो रियल एस्टेट में है कि यार आप ले लो, तो अगला बोलता है कि यार कितने तक में खरीद आपको पड़ेगा। बोला यार ले लो यार, करोड़ सवा करोड़ में, करोड़ सवा करोड़ तक मैं कर लूँगा। अच्छा, अब उसको पता है कि 1.25 करोड़ तक वो पार्टी तो तैयार है, जो खरीदने वाला है वो खरीद 1 करोड़ में रहा है, और उसके साथ वो डील ऐसी बनाता है कि उससे सेट 1 करोड़ 20 में 5 लाख बचा लिए मैंने। वो 5 लाख उसे बचाए नहीं है, उसे 20 लाख की डंडी मारी है, 20 लाख का धोखा दिया है। अब ये धोखा देते हैं ये लोग, ये टाप लगाते ना, ऐसा टाप लगाते, टाप बोलते हैं, टाप बोलते हैं, टाप बोलते हैं। ये धोखा देते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप बोले यार नहीं झूठ किया, उसे तो 1.25 लाख का मेरे को ऑफर की थी ना, 1.25 करोड़ की, तो आप उसको बता दो ना। आप बताओगे नहीं, बल्कि जिससे आपने खरीदा है उसके लिए आप उसको भी, उसके भी मुंह में हड्डी डालोगे कि यार तू भी कहीं मतलब कि बोल नहीं देना कि मैंने 2-5 लाख रुपए ले, ताकि मतलब तेरे मुंह से भी कुछ निकले नहीं, तो हम दोनों मिलकर धोखा देंगे। तो ये याद रख लीजिए, आप दुनिया में कहीं भी अगर ऐसे खरीदार हैं, ऐसे परचेजर हैं कि जिस पर आप किसी ऑन द बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बिहाफ पर, चाहे कंपनी के बिहाफ पर, जैसे इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठ कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द सिटी, कोई भी कहीं भी आप लैंड परचेस कर रहे होते हैं, तो आपको कोई कह रहा होता है यार आप मेरी जगह पर परचेस कर लेना, फ्लैट परचेस कर लेना, तो आप गोया कि उसने आपको अपना वकील बनाया है, उसने आप पर एतमाद किया है। आप उस खरीदारी में अब उसको बताएं नहीं, खरीदारी में सिर्फ पैसे बचाना ना बचाना नहीं है, मेरे नज़दीक खरीदारी में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, आप एतमाद ना तोड़ें किसी का, बल्कि आप उसको ये, अच्छा ये अल्ताफ भाई, आप अब्दुल कादिर भाई, बिजनेस की कितनी बड़ी चीज़ है। आपने भी जब आप जॉब करते थे तो कुछ भी आप ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेट आप परचेस करते थे, एम आई राइट? कोई भी चीज़ थी जो आप परचेस करते, मुझे पता आपका बिजनेस क्या था, आप परचेस करते थे। अच्छा, परचेज में आप पर कितना भरोसा था कि आप बोलोगे मैंने इतने में परचेज किया? मेरे ऊपर तो ये था भाई साहब कि मैं जब पहली जॉब की थी तो 1700 रुपये सैलरी पे जॉब की थी। फिर मेरे बॉस बाहर चला गया, उसने कहा ये काम आप संभालो। जब मैं 1-1.5 साल के बाद वो आए, इसके बाद इन्होंने ये किया कि 10% मेरी सैलरी प्लस 10% कर दिया, सैलरी बढ़ा, फिर 20%। एंड ऑफ द डे मैं 50% उस कंपनी में पार्टनर था, उस डिपार्टमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये परचेजिंग के तौर पर आप समझिए, आप ये 1700 रुपये की जॉब करके आप कहते हैं ना ये जहाँ खड़ेंगे वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये मतलब कि सेठ अपनी किडनी सही कराने गया था, उसका दिल विल भी आगे पीछे हो गया कि यार 8 लाख रुपए, मतलब उसने, यानी मैं जिनके साथ काम करता था, और मैं आगे आपको पता है कि मैंने एक और बिजनेस किए, तो पहले तो हम थोड़ा बहुत मिलजुल कर एक मतलब जुज़वी तौर पर एक पार्टनरशिप होती थी, और जब कुछ और मैंने काम किए तो मुझे कहने लगे यार तुम तो कमा कर दे रहे हो। यानी हम तो ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है। अगर आप इस तरह कुछ करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके उसमें बरकत अता फरमा देता है। आप समझते हैं कि मैं चोरी करूँगा और ख़रीदारी में मैं डंडी मारूँगा, और मतलब कैसे हो सकता है कि यार जिस फैक्ट्री से आपके घर का चूल्हा जल रहा है, आप उसी फैक्ट्री की आग बुझाने पर तुले हुए हैं यार, आप उसी सेट को नुकसान पहुँचाने पर तुले हुए हैं। अच्छा, फिर ऑफिस भी इनका हमें मिल गया, ये आपको सही बता रहा हूँ, इनका ऑफिस मिल गया था। इनके ऑफिस में बैठकर हम दावत इस्लामी के काम क्या करते थे, तो ये सब चीज़ें इनको फ्री एंड था, ये हमें हमारे सामने था, फ्री एंड था इनका आना जाना सब। क्यों कि इन्होंने अपनी परचेजिंग में ईमानदारी को दाखिल कर दिया था। ईमानदारी पे सर मेरा एक बात अभी मैं बताता हूँ, ईमानदारी पे एक वाकया बता रहा हूँ आपको। हमारे कपड़ा मार्केट में मतलब कुछ परचेसिंग की जाती है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, थान पे पट्टियाँ लगाना, इस तरह करके उसके अंदर जो ट्यूब लगती है, तो एक
किसी को नौकरी लगा दिया था 11,000 रुपये तनख्वाह में, उसको पहले 10,000 थी, उनको 11,000 रुपये तनख्वाह में लगा दिया। मेरे को उसके सेठ ने बोला कि आप तनख्वाह को छोड़ो, हम देख लेंगे। तो उन्होंने इस परचेजिंग का इसको दे दिया। 1 महीने की परचेजिंग में जितनी इनकी थैलियाँ आती थी, जो आती थी, उनको 2700 रुपये का फ़र्क आ गया 1 महीने के अंदर। हालांकि बहुत छोटा काम था। तो बोला अल्ताफ मैं इसकी सैलरी क्या करूं, मेरे को तो 2700 रुपये बचा, पता नहीं कितने पैसे वो लेके गया होगा जो पुराना था, मैं इसकी सैलरी आज से 15,000 रुपये कर दूंगा, मेरे को बचा के तो देता है। तो इस तरह ये एतमाद बहाल होने से फिर इंसान को इसका बेनिफिट भी मिलता है। ये पूरा खरीदारी के तौर पर एक टॉपिक है, अगरचे हम थोड़ा सा इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर गए तो डेफिनेटली खरीदारी और एक्सपीरियंस सारी चीज़ों में अगर ईमानदार। अच्छा, आपको लगता है कि जो अगर हम 40-50 साल के इस डिफरेंस को हम डिस्कस करें, पूरा 40-50 साल का जो ड्यूरेशन है, कि आज जो परचेजिंग या ख़रीदारी के नाम पर एक बेईमानी का और गैर जिम्मेदारी का जो एक पहलू है, वो 30-40-50 साल पहले नहीं था। खौफ खुदा ख़त्म हो गया, किसी को भी नहीं पता। 7.5 रुपये की पानी की बोतल मिलती है होलसेल में, कार्टन में, कहीं भी आप लेंगे आम पानी जो मिनरल वाटर है, वो आपको स्टोर पे 30 रुपये का मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए देखेंगे यार पानी हम ले रहे हैं तो कौन सा पियेंगे, मिसाल के तौर वो हम देखते हैं कि साफ़ पानी है, अच्छी कंपनी का, इस तरह लेते हैं। लेकिन यहाँ खौफ खुदा ख़त्म हो गया, वो 7.5 रुपये वाला पानी भी आम नहीं भर, वो भी नहीं भर के देते, उसमें आम पानी भर के दे देते हैं, जो कि आम 7 रुपये की बोतल मिलती है, वो 30 रुपये का। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी बहुत है, क्योंकि एक्सपेंसिस भी बहुत है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है, अब जब ख़रीदारी पर ही बात कर रहे हैं ना, कि यार पहले ख़रीदारी में, मैं नहीं कहता लोग बेईमानी नहीं करते थे, लेकिन आज ख़रीदारी के नाम पर बेईमानी करने वालों की एक, अभी तो हम इस पर जॉब और ख़रीदारी पर ही चल रहे हैं, फिर तो हम घर की ख़रीदारी पर लगाएंगे, और ख़रीदारी में क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, एक ख़रीदार को क्या क्या सोच रखनी चाहिए, उस पर भी आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक ये जो आजकल जो चीज़ें जो ग्लैमराइज हुई हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे होते हैं कि यार ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, कपड़े ऐसे पहन लिए, पहले तो कुछ देखने के लिए बंदे को वहाँ जाना पड़ता था, अब तो आता है यार, ऑनलाइन सब, गाड़ियाँ हो गई, ये हो गई, हर एक आम आदमी के पास ऐसी हो गई, यार मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, और ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना रहा, और इस चीज़ ने सामने वाले को नफ्स व शैतान का खिलौना बनने पर ज़्यादा उकसाया है। क्या लगता है? ये सब इस शो ऑनलाइन के हवाले से तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा थोड़ा सा कम है, यानी कि नहीं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, ये जो चीज़ें जो नज़र आती हैं, उसने सामने वाले को कर दिया, यार ये मैं छोटा मोटा करके कब तक ये कमाऊंगा, ये मैं कैसे करूंगा। अब वो मतलब वो रातों रात जल्दी अमीर बनने, बहुत हैं, नहीं, ये फास्ट कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं हो रहा, और फिर वो सैलरी से पूरा नहीं हो रहा, और वो चाह रहा है कि बेईमानी से तरक्की करते हैं, जो काम ईमानदारी तनख्वाह पूरा नहीं करी, वो समझ रहा है बेईमानी से पूरा हो जाएगा। भाई साहब, मतलब अगर खरीदारी के हवाले से मिसाल के हर किसी को अगर मतलब ये देखे कि मैं कौन सी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी आखिरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर लास्ट कंज्यूमर किस दाम में ले रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खरीदार हूँ तो मैं कंज्यूमर से नहीं लूँगा, मैं उससे लूँगा जो मैन्युफैक्चरर। हमारे मदनी चैनल की जब वो ख़रीदारी चल रही थी, आज से तकरीबन 17 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये जो अभी अल्ताफ़ भाई ने कहा, तो हमें चूँकि हमें तो इतना वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, वो भी चैनल के नाम पर चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने एक टीम ऐसी इस्टेब्लिश की थी जो कि इस मामले को देख कर चलती थी, जिनको ख़रीदारी का तजर्बा था। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उनको उस इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था प्रॉपरली, मैं आपको सही बता रहा हूँ। असल जो इनको एक्सपीरियंस था ना, चीज़ ख़रीदनी किधर से और कैसी है, ये था। अब वो जाते थे पूरी डीप में, और वो इससे लिए माल ली, इससे तो वो कहाँ बनती है वहाँ ली, कहाँ बनती है वहाँ ली, करते 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 करते, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, अब्दुल कादिर में शायद आपको याद हो, चंद सालों में जितने हमने ख़रीदारी की थी, आई थिंक सिर्फ उस मजलिस ने दावत इस्लामी को ख़रीदारी के नाम पर करोड़ रुपयों की बचत करवाई थी, करोड़ रुपए की बचत करवाई थी। ये रिकॉर्ड ऑन पेपर पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम ये इस तरह ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है,
तो द टाइम टेकिंग है कि आप डेफिनेटली आप थोड़ा सा इस पर वर्किंग करते हैं, थोड़ी ड्रिल करते हैं, या आप घर के लिए भी खरीदारी करते हैं। यानी मुझे भी ऐसा हुआ कि जब मुझे घर बनाना था तो मैं कहा कि यार मुझे तो कोई भी चीज़ लाकर दे देता, भाई हम आपको लाकर दे देंगे, लेकिन मुझे ये करना पड़ा कि मैं जाकर सेल ढूंढता था। एज ए खरीदार, परचेजर, मैं देखता था सेल कहाँ लगी है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम यही उठा लेंगे, ये उठा लेंगे। तो फिर वो चीज़ सेल में ढूंढा, फिर पता चले 2 महीने के बाद वहाँ सेल लगेगी। अरे मैं को भाई सेल भी लगेगी कि कोई ड्रामा होगा? बोला नहीं यार, वो प्रॉपर सेल लगाता है ना, तो चलो 2 महीने रुक जाते भैया। अगर 2 महीने रुकने के बाद मैं अगर 5 लाख रुपए बचा लेता हूँ तो मैं 2 महीने में 5 लाख कमाऊंगा कब? अब ये समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 2 लाख, अगर 2 महीने में 5 लाख की बचत हो रही है तो आप बताइए कि 5 लाख कमाने में बंदा तो 1 साल लगा देता है, तब तो 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता। तो आप थोड़ा रुक जाइए 2 महीने के लिए। तो रुक गए, जब फिर या तो पता चले भाई ये तो थोड़ा चंद महीने पुराना स्टॉक है, अभी ख़त्म हो रहा है, हम नया माल ला रहे हैं। तो आप लोगों ने कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है कि ये टाइलें जो लगी है ना मेरे घर में, दुनिया में यही एक टाइल है, इसके अलावा इसका कोई टाइल है ही कोई नहीं, मुझे अवार्ड देना चाहिए। अब भैया टाइल सही अच्छी है, ले ले, ये फला अच्छा है, ले ले, फला अच्छा, खुद जाना पड़ता है। और मैंने पर्सनल जाकर खरीदारी करने में और सेल ढूंढ कर खरीदारी करने में, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सेल ढूंढ कर खरीदारी करने में लाखों लाख, जी हाँ लाखों लाख रुपए का बेनिफिट पाया है। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मतलब कि अपनी नफ्स को मानना पड़ता है। यार थोड़ा, तो मुंह से ये भी तो नहीं निकलता ना थोड़ा कम कर दो, या बेइज्जती हो भाई, क्या क्या बेइज्जती हो जाएगी। चुटकुला सुना रहा हूँ, हम दोस्त कहीं खाने के लिए गए थे रेस्टोरेंट में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, शूरा से पहले की बात कर रहा हूँ। हमने सेल की थी, पार्टनर थे हम लोग, तो सेल की थी, क्या चलो खाना खाते हैं यार, आज थोड़ा कारोबार अच्छा हो गया था। तो खाना खाने के लिए तो हमारे साथ जो एक था, मेरा पार्टनर ही था, तो अब हमने जो खाने को ऑर्डर दिया ना, तो वो मेन्यू देख रहा था। आप यकीन माने ना माने, वो मेन्यू में जो रेस्टोरेंट वाला तो बार्गेनिंग करा रहा था ना कि यार ये मेन्यू में बार्गेनिंग करा रहा है। मतलब विशाखा, तो आप कोई चीज़ लेने जाते हैं कि भाई ये सालन इतने का है, तो यार 110 रुपये का सालन है यार, इसको 90 रुपये में दे दो ना यार। और वो हमारा मुंह देख रहा है, मैंने कहा यार क्या कर रहा है? बोले क्या यार, मुफ्त का पैसा थोड़ी है, बार्गेनिंग कराने में क्या जाता है, वैसे टोटल पर डिस्काउंट तो ले लेते हैं, थोड़ा इस पर भी बातचीत कर लेंगे। मगर मैं, अच्छा जो ये बार्गेनिंग करा रहा था, ये कोई मतलब कि वो फुटपाथ वाला आदमी नहीं था, जी हाँ, और मतलब उस टाइम पर करोड़पति आदमी था, जो हम जो पार्टनर हुआ करते थे। ये मैं आपको सब हमारे, क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही तजर्बात की दुनिया है ना, हम तो आपको अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप रेस्टोरेंट में जाकर बार्गेनिंग कराना शुरू कर देना लोग हमारा प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे। लेकिन मैं आपको अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि लोग इस तरह की भी अप्रोच कर रहे होते हैं। तो यार क्या है इसमें, वो उसको नहीं आती थी, इसमें कोई वो झिझक नहीं थी, वो कर लेता। तो ये मजाक भी नहीं, हाँ या हाँ ये मजाक नहीं कर रहा वो कोई, चलो कि वो होटल वाले का तो मजाक कर रहा था, ना ना, ही वाज सीरियस, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप चलते अब्दुल कादिर भाई के पास। अब्दुल कादिर भाई आपसे मैंने 2 सवाल किए, क्योंकि मैंने 2 सवाल किए दोनों के। अब हम घर की तरफ चलते हैं, पर्सनल परचेजिंग, घर की परचेजिंग, आटा दाल चावल चीनी, या घर के लिए कोई चीज़ें लेना। अब जॉब करते थे, क्योंकि अब दो लोग आपको सुन रहे हैं, एक वो जो जॉब करता है, सैलरी पर्सन है, एक वो जो अपना बिजनेस करता है, ठीक है। आप और आप दोनों अदवार से गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो ये शुरू से सेट है, ठीक है, ये शुरू से सेट है। तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो आप इन दोनों खरीदारी को किस तरह देखते हैं कि जब सैलरी कम थी, यानी आमदनी कम थी, खरीदारी तो उस वक्त भी करने जाते थे, अब खरीदारी उसके वो अब ठीक हो गई। एक मिसाल के तो अपना कारोबार हो गया, अब उसके मुकाबले में मेरी आमदनी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो क्या आपकी खरीदारी पर असर पड़ा है, आपकी खरीदारी करने की सोच पर असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। ऐसा पड़ा है ना? उस वक्त जैसे होलसेल मार्केट के अंदर जाते थे, कम से कम कीमत में, जहाँ से जैसे चावल लेने गए तो चावल भी कण की, इससे छोटी और मिल जाए और सस्ता मिल जाए चावल, मुख्तलिफ जगह से लेके चावल ले लिया, दालें ले ली, राशन की जो चीज़ें, जोड़िया बाजार से शाम को फ्रूट खरीदा, और शाम के टाइम पे फ्रूट खरीदा जो एंड टाइम पे, तो उसमें जोड़िया बाजार अंचोलेन हो गया, वहाँ पे सस्ता ये मुझे फ्रूट मिल पता है, जाता था। हमने यही और किया है। अभी ये होता है कि अभी स्टोर में जाके सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ये ऑफिस से फर्क आ घर गया। जाते जाते गोश्त लेते हुए हम जाते थे।
इम्प्रेस मार्केट आप ऑफिस से घर जाते थे हम गोश्त लेने के लेकिन लिए। उसमें गोश्त तो भाई साहब शाम के टाइम सस्ता नहीं मिलता, गोश्त का रेट तो एक ही होता नहीं था। नहीं, हमें पता था कहाँ मिलता था। हाँ, मैं तो वहां भी पहुंचता था ना जहाँ मतलब कि ताज़ा और सस्ता। घर के राशन के हवाले से तो जोड़िया बाजार, रंचोलेन, यहाँ पे और चले आप जाए अब तो आप सुपर स्टोर में अब तो चले सुपर जाएंगे। स्टोर है सब। हाँ, एक चीज लेने गए 10 चीज उठा ली। एक ही जगह से सारी चीजें मिलके फटाफट जल्दी लेंगे, मगर एक जगह तो सारी चीजें मिल गई, मगर जरूरत से ज्यादा मिल गई। जरूरत से ज्यादा बिल भी बहुत ज्यादा बन जाते और उसके बाद मुराफत में बंदा डब्बे निकाल भी नहीं सकता। हैं। उधर तो डिस्काउंट भी नहीं कर सकते अच्छा, ना आपने ऐसा। देखा है अजी अल्ताफ भाई, कार्ड से पेमेंट करने में और कैश से पेमेंट करने में बहुत फर्क है। जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं ना, आपको पेमेंट इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती। सही बात है, जेब से और निकलता जब नहीं। आप कैश दे रहे होते हैं ना, वो जेब से निकलता है। तो वो यार मतलब जैसे कि भारी पड़ जाता है यार, ये इतने सारे निकल गए। तो ये भी एक ये फर्क अल्लाह करेगा आप समझने में कामयाब हो जाए जो हमने कहा है। तो अब पता चला कि जब आप खरीदारी के लिए गए, तो हमारे यहाँ यही होता है कि हम स्टोर में चले जाते हैं। जब स्टोर में जाते हो वो भी फैमिली के साथ, अल्लाह अकबर, तो जब वापस आते तो ट्रॉली में बच्चे ने 10 चीज़ें अलग डाली होती हैं, बच्चे की माँ ने अलग 2 चीज़ें डाली होती हैं, आपने भी 2-4 चीज़ें, मतलब कि सखावत आपको जोर पर होती है, और जो फिर घर पे जाकर जो मगजमारी होती है। तो इसमें यही होता है कि अगर इसमें ऑनलाइन परचेजिंग का फ़ायदा है। ऐसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर फैमिली के साथ जाते हैं ना तो स्टोर के ऊपर फैमिली देख डबल रही बिल हो क्या बनता है, आपकी? डबल बिल। आपकी फैमिली देख रही हो। हाँ बिल्कुल, डबल बिल बनता है। बगैर फैमिली के जाते हैं तो आधा बिल में स्टोर से भी फारिग हो जाता है बंदा, अकेले जाए तो। अकेले जाए तो उसमें सब में फैमिली ने कहा ना कि अब ये मतलब मिसाल के तो भाई ये वो तो एक लिस्ट होती है ना, ऐसा वो हाँ, लिस्ट ये के हिसाब से देना। लेके आ गए। हाँ। लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं तो वो वहां से ये उठा रहा है अलग बच्चा, दूसरा बच्चा वहां से ये उठा रहा है तीसरा अगर बच्चा। आपके पास वो मुलाजिम है तो आप मुलाजिम को भेजो ना, तो आपकी टेंशन कम है। अच्छा, बाद आइटम वो जो रिटेल के अंदर भी जाए, कहीं भी जाए, उसके रेट सेम है। चाय की पत्ती जैसे जिस मशहूर नाम से बिकती है, शरबत जिस मशहूर नाम से बिकता है, तो वो उसके रेट सेम होते हैं। उसके में कोई आदमी मतलब डंडी वंडी इतनी मार नहीं सकता, कम चांसेस हैं। क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आप किसी को कॉल करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं, तो ऑनलाइन परचेजिंग में भी आपको जो चाहिए वही घर आएगा और उतने रुपए में घर आएगा। मगर जो गए आप फैमिली के साथ किसी सुपर स्टोर के अंदर, जैसे कि हम वो जाते हैं बकाला, जो अरब दुनिया में जो छोटी छोटी ग्रोसरी की जो दुकानें होती हैं, बकाला बोलते हैं। हाँ, अगर वहाँ जाएं तो मिसाल के तौर पर जो अरब दुनिया है, इस तरह जहाँ का रियाल दिरहम में जो खर्च होता है, तो बंदा 20-30 दिरहम या 20-30 रियाल में कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेगा। मगर यही बकाला को छोड़कर, छोटी ग्रोसरी की दुकान को छोड़कर, जाके बिल्डिंग के नीचे बनी हुई थी, अगर किसी बड़े मॉल में या किसी सुपर स्टोर में चला जाए, तो वही 50 रियाल की चीज़ को वो शायद 150, 300 या 500 रियाल में लेकर वापस आएगा, और फिर घर आकर उसको समझ पड़ेगी कि मेरा हो क्या गया। तो ख़रीदार करने वाले के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये कि हमारे अब्दुल कादिर भाई ने जो कहा कि अव्वलन तो आप होलसेल की तरफ जाएं। और अच्छा, ऐसे स्टोर भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे हमारे यहाँ भी स्टोर हैं, कराची में भी हैं, दुनिया में ऐसे स्टोर मिलते हैं जहाँ पर आपको होलसेल रेट में ही चीज़ मिलती है, भले आप वो रिटेल में उठाते हैं, मगर सम टाइम आपको बाहर रिटेल के मुकाबले भी वो स्टोर जो है ना वो सस्ता दे रहा होता है। ऐसे भी होती है कि वो खुद बल्क में उठाते हैं और उनको रेट कम पड़ता है। जब उनको रेट कम पड़ता है तो वो बाज़ औक़ात तो उसको सेल भी कम रेट पर कर रहे होते हैं। अब ये सारी स्टडी करे कौन? अच्छा, फिर आप जब ख़रीदारी के लिए गए, तो आप ख़रीदारी के लिए अल्ताफ़ भाई जब जाते हैं तो ये क्या चीज़ है कि जो 4 चीज़ की जगह बंदा 8 चीज़ खरीद लेता है? मतलब भाई साहब, आजकल की जो मतलब मसाइल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है अमाउंट और रकम के हिसाब से हैं। अब एक दफ़ा मैं एक जगह पे जाऊंगा, 4 की जगह पे 8 चीज़ें इसलिए लूँगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी छोड़ूंगा तो मेरी जॉब की कटिंग होगी या जो भी मामला आते हैं इस तरह भी। मिसाल के तौर पर आप एक फैमिली को लेके गए हैं, आप पूरे महीने का बिल बनाएंगे, पूरे महीने की चीज़ें लाएंगे, वो एक साथ आपके 20,000 30,000 रुपये खर्च होंगे। अगर आप डेली लेके नहीं जाना तो 500,000 रुपये 400,000 रुपये इस तरह खरीदेंगे, तो वो भी आपको इफेक्ट आता है वन शॉट लेकर। नहीं, आप वन शॉट खरीद ला, आप ये कहना चाहते हैं? रनिंग फाइनेंस में भी आपका मतलब वो आती है, शॉर्टेज आती है, क्योंकि आप वन टाइम खरीदने जाते हैं, जिस तरह आम आदमी जाता है एक स्टोर में, वो खरीदने जाएगा पहली तारीख और तकरीबन 6-7 तारीख के दरमियान हर स्टोर पे रश होता है। स्टोर पे रश होता है। आपके पास ऑनलाइन जब से शुरू हुई है ना, ऑनलाइन सबसे शुरू हुई है, तब आपसे कोई भी आइटम के बारे में किसी का कोई तकाजा नहीं है कि कहीं ये कबाब 300 रुपये का मिलता है तो कहीं कबाब 500 रुपये का मिलता है, कहीं कबाब 400 रुपये। अब ऑनलाइन का ऑर्डर देना है आजकल, जब से ये ऑनलाइन का हुआ है इस वजह से वो हो गया, इसमें मामला ऐसा- बहुत ख़राब हो। माशाल्लाह, इन्होंने जो सबसे पहले आपने लिया था ना एतमाद,
तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला का मैंने पढ़ा कीमिया सादत में कि ख़रीदार कोई भी हो, अगर बेचने वाला उसका एतमाद बहाल रखेगा तो उसका माल भी बिकेगा, और जिसमें आपने कहा वो एतमाद जिसको हमने परचेज़ के लिए कहा उस पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक मिसाल देता हूँ, और कई बार ऐसा जुम्मा में कई बयान भी करना होता है, मद्दी मशवरे में ये मिसाल देता हूँ। मैंने भी जॉब की है, अब्दुल कादिर भाई थोड़ी बहुत की होगी। मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ, जब हम अपने एम्प्लॉय को 30,000 रुपये सैलरी देते हैं और ये कहते हैं कि भाई खाना अलग से आएगा, तो मैं ये देखता हूँ कि जुम्मा के दिन वो मशहूर जो रेस्टोरेंट का खाना आता है, बिरयानी आती है, आती है, और हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं भाई 35,000 रुपये सैलरी है, खाना इसमें आ गया। तो हम ये देखते हैं वो खाना नहीं खाता, वो घर से अंडा पराठा और माँ ने जो उसको या वाइफ ने कुछ दिया है ना, तो वो लेकर आता है, और फिर 2-3 दोस्त मिल जाते हैं और फिर ऐसे बाकड़े पे जाते हैं कि जहाँ पर 400-500 में दोनों तीनों खा ले, चाय कर ले, तरकीब कर। मैंने भी जॉब की है, लेकिन जहाँ सीट की बात आती है तो वही बिल जुम्मा के दिन और वही दिन आम दिन में 1,000-500 रुपये का खाना खा रहे होते हैं। यहाँ जो भी करेगा ना, तो हमने ये जहन बनाना चाहिए कि यार ये सेठ नहीं है, यार ये मेरा है। जैसे परचेज़र कोई करे, ब्रोकर परचेज़ करता है, तो उस वक्त भी उसको ये जहन बनाना चाहिए कि मैं माल इसको पहना तो दूंगा, मेरी ब्रोकरी मिसाल के तौर 10 रुपये कट्टा है, 50 रुपये कट्टा है, ये कल इसको माल कहाँ इसको खड़ा है। अब तुम घर की खरीदारी पर आ गए ना। जी जैसे घर की खरीदारी पर आ गए कि घर की खरीदारी करने, क्योंकि अब ये जो हमें देखने वालों की मेजॉरिटी तो वही है ना, चाहे वो मेल हैं कि फीमेल हैं, वो घर के लिए ख़रीदारी कर रहे होते हैं। टमाटर ख़रीदना है, आटा ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, दूध है, दही है, ये सब इसमें भी ये सब जो अभी। अच्छा, फिर वो अपने किचन का सामान अलग है, बाथरूम का सामान अलग है। इसमें जो आपने अभी जो मार्ट वगैरह, जो मॉल्स वगैरह हैं, इसमें इत्तफ़ाक़ की बात है, मेरा तो आज तक जाना नहीं हुआ और मैं घर भी चलाता हूँ, तो घर वाले कभी कभी चले जाते होंगे, जाके ख़रीदारी कर लेते हैं, लेकिन बहुत अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद देखता भी हूँ उसमें, लेकिन चूँकि मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है, मैं निकलता हूँ तो मुझे पता है वाकई। मैं एक मशहूर ब्रांड्स की मिठाई का बताता हूँ कि कराची में उसकी 3 या 4 ब्रांचें हैं, एक ही शहर में 200 रुपये किलो का सेम क्वालिटी का फ़र्क है, वो मैं जानता हूँ। 200 रुपये उसकी 1 kg पर फ़र्क है, तो ऐसा अगर किसी ने 100 किलो लिया तो 20,000 रुपये। अच्छा, उस वही सेम चीज़ है, तो उसके वहाँ किराया अलग होगा, हाँ, वहाँ लेबर का खर्चा अलग होगा, ये भी होता है। जो इसकी दीगर जो इसने जो मेंटेनेंस असल में होता है, कि ये भी बता दो ताकि लोगों को ये इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, अगरचे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट में फ़र्क नहीं, दुकान के एनवायरनमेंट में फ़र्क होगा। ये मैं आपको बता दो, हो सकता है या 200 रुपये कम है वहाँ 4 मक्खियाँ नज़र आएंगी, या 200 रुपये महंगा वहाँ कोई मक्खी भी नज़र नहीं आएगी। ऐसा ब्रांड का भी ये भी मैं आपको नहीं, सेम ब्रांड में ये मिठाई की इन्होंने मिसाल दी ना, इसलिए मैंने मक्खी को साथ है, मक्खी ने मिठाई दोनों साथ साथ में, वो कहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का फ़र्क पड़ता है, वहाँ से वहाँ का लाने का फ़र्क पड़ता है, जिस एरिया में उस दुकान का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जो आम दुकान पर जो उसकी वो जहाँ 200 रुपये कम में भी मिठाई थी, वहाँ आपको आम पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली में दे देंगे, जहाँ 200 रुपये की महंगी मिठाई थी वहाँ अपनी ब्रांड की थैली में दे देंगे। तो क्योंकि लोग भी वहाँ तब्दील हो जाते हैं, उनकी डिमांड तब्दील हो जाती है, तो क्वालिटी सेम होती है मगर सर्विसेज बदल जाती हैं, वहाँ का किराया बदल जाता है। तो ये भी के साथ कह रहा हूँ, ये भी एक वजह होती है। अच्छा, फिर जहाँ पर इन्होंने जगह ली होती है वहाँ उनको पार्किंग देनी पड़ती है। आम दुकान में रक्षे से उतरा आदमी, लिया चला गया, वहाँ रक्षा बक्षा है कोई नहीं। और फिर एरिया का होता है कि यार सस्ता बेचेंगे। अच्छा, ये बता दूँ, बाद एरिया हुआ है कि उनको पता है कि सस्ता बेचेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, खरीदेगा नहीं, महंगा बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे। यानी खरीदार की भी अजीब दुनिया है, ये बात भी। यानी सस्ता खरीदना ही नहीं है, खरीदना महंगा। यानी सस्ता बोले तो यार इतना सस्ता, यार सही लगता है, माल सही नहीं है, और महंगा बोले यार इसका कोई इसकी चीज़ होती है ना। तो ये हमारे दिमाग से ही बाद वक्त खेला जा रहा होता है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो इसमें मैं ख़रीदारी के तौर पर जो मैं अपने इस्लामी भाई से बात कर रहा हूँ, पहले भी मैं मदनी चैनल पर ये कह चुका हूँ, तमाम घर की चीज़ें ख़रीदने वालों को कह रहा हूँ, आपकी सैलरी या आपकी घर की आमदनी मजमूई तौर पर बाद औक़ात आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं, मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लाइक तो हमारा मिडिल क्लास तबका बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा तबका, और यही ज़्यादातर प्रॉब्लम है मिडिल क्लास जिसको कहते हैं। एक तो बिल्कुल एक कहते हैं लोअर के, वो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है मगर उसको पता है कि मैं इसी तरह सर्वाइव करता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा सा पर मिडिल क्लास, उसको वो उसका रख रखाव का भी बड़ा मसला होता है कि क्या करे। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 40-50 हज़ार रुपये जिसकी घर के अंदर आमदनी है,
या 60-70 हज़ार ले लेंगे, भाई बेटा भी 20-25 हज़ार रुपये कहीं से ले आता है। अब वो क्या करे? या लाख सवा लाख वाला भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये जो मुझे पता है, जो थोड़ा बहुत, यानी लाख सवा लाख 1.5 लाख वाला इसको आप मिडिल क्लास ही कहते हैं आप, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इसमें यूटिलिटीज़ वगैरह सब शामिल, अभी मैं यूटिलिटीज़ को नहीं ले रहा होता, जो आपकी बिजली गैस वगैरह चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ख़रीदारी की तरफ आ रहा हूँ। काइंडली एक बार किचन में बैठकर लिस्ट बना लें कि वो कौन सी चीज़ें जिसके बगैर किचन चल जाएगा। एक बार बाथरूम के अंदर देख लेंगे वो कौन सी बाथरूम की चीज़ें जिसके बगैर हमारा जो नहाने धोने का मामला वो चल जाएगा। इसी तरह कपड़े धोने की चीज़ें होती हैं, ऐसे साफ़ सफाई की चीज़ें होती हैं, जो घर की बातों का ज़रूरतें जो चीज़ें होती हैं, उसमें अगर आप गौर करेंगे ना तो कई चीज़ें आपकी गैर ज़रूरी निकल आएंगी। यानी उसका महीने 2 महीने 3 महीने में कभी इस्तेमाल हुआ तो हुआ, वरना वो भी बातों का इस्तेमाल नहीं होता। या फिर वो मुज़ीर सेहत होती हैं, इतनी वो उम्दा चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपने लाकर घर में रख दिया, यार काम आएंगी, भले बर्तन भराएंगी, कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, एक तो उससे उस पर गौर कर लें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसकी मिकदार आप इतनी। अभी मैं लास्ट टाइम सफ़र में था, तो हम जहाँ थे तो वहाँ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था। तो अच्छा, वो ब्रेकफास्ट में ये था कि आप वहाँ जाएँ, वो आपको ऑमलेट तैयार करके देता था। तो अब मैं अपनी डाइट लेके चल रहा था, डाइट प्लान के साथ मैं चलूँ। तो अब मैं गया तो इसने जो अंडा डालने से पहले जो उसकी जो फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन के अंदर उसने इतना सारा तेल निकाल कर डालना चाहा, व्हाट आर यू डूइंग? तो वो यूँ देख रहा था ना, मेरे को उसको कम करो, मैंने इसको समझाया तो कम करो, तो आज इसे थोड़ा सा यूँ डाल दिया ना, मेरे को और कम करो, इसको और डाल दिया, और कम करो, और मेरे को चीन से चाहता मैं कम करा, इतना सा तेल रह गया। अब वो मेरा मुँह देख रहा है, मतलब उसका ये था कि इस पर बनेगा कैसे। मैं कहा डाल के तो देख। उसे डाला, बन गया, और जैसा बना वैसा बन गया। मैं कहा देख कैसा बन गया। अब वो मेरा मुंह देख हंस रहा था। अब ये एक मतलब इतना बड़ा चम्मच को मैंने इतना सा छोटा सा मैंने कर दिया, इसको बोलो आधा आधा भी इतना सा कर दिया, बन गया अंडा ऑमलेट था, बन गया। अब आप सोचिए कि जो तेल आप 1 महीने में कंज्यूम करते हैं ना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस कुकिंग ऑयल को या जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आप नमक यूज़ करते हैं, जो भी, क्योंकि मसाले यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो चीज़ आप 1 महीने में ख़त्म करते हैं ना, आप आज इस फार्मूले पर अमल करें, वो चीज़ आपको 2 महीने चलेंगी, ना चले तो मुझे कहिएगा। और आप सोचिए कि इस पर आपका बजट कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। यूटिलिटीज़ तो अलग हैं बहुत, क्योंकि हमारा इस पर टॉपिक ख़रीदारी है। ख़रीदारी के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को कम खरीदेंगे। अच्छा, साबुन आपने लिया, अब साबुन लाकर आपने अच्छा, साबुन की जो वो क्या कहते हैं सॉप रैक होता है, वो जो होता है जिस पर आप साबुन रखते हैं, ट्रे होती है साबुन की, वो सुराख वाली नहीं होती। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो पानी के साथ वो साबुन जाता है उस ट्रे के अंदर, और थोड़ी देर वो पानी छोड़ देता है साबुन, और वो फिर आप थोड़ी देर देखें तो वो साबुन के अंदर जो ना इतना सारा पानी साबुन है पानी में तैर रहा होता है। 2-4 लोग हाथ धोते हैं तो पानी तो साबुन को ले लेगा। जो साबुन आपका 1 महीना चलता, इस बेहतियाती की वजह से 15 दिन में ख़त्म हो गया। आपको लगेगा यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, तो भाई छोटी छोटी चीज़ों ने तो आपका एक बाल गिरता है तो सबके को एक साथ को पूरा गंजा थोड़ी हो जाता है, थोड़े बाल गिरने शुरू हो जाते, फिर एहसास होता है मैं तो गंजा हो गया। और भाई जब बाल गिर रहे थे तब कहाँ थे, तो थोड़े बाल गिर रहे होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, यही मतलब कि हमारे बजट पर भारी पड़ रही होती हैं, जिसका नॉर्मली घरों में इसको फील नहीं किया जाता। कपड़ा धोने के अंदर इतना ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ कर दिया आपने। अच्छा, जो डिटर्जेंट जो पाउडर आपने कपड़ा धोने के लिए यूज़ किया, अगर आप किसी अक्लमंद दाना के साथ बात करें ना, तो वो आपका वही डिटर्जेंट पाउडर तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलाएगा, जो आपका 20 दिन नहीं चला। जो कपड़े धोने का साबुन आपने यूज़ किया वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलेगा, जो कि आपका 15 से 20 दिन नहीं चला। जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो तकरीबन 2 महीने चलेगा, क्योंकि आपको बताएगा इतना सारा निकालो। किसने कहा इतना सारा निकालो? इतना सारा नहीं निकालो। कोई लॉजिक, कोई अक्ल का भी तो इस्तेमाल होता है, नहीं होता, नहीं निकाले। तो आपका वही टूथपेस्ट जो आपको 2 महीने चलता, वो टूथपेस्ट आपने 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दिया। यही अगर आप इस तरह, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह की चीज़ें देखते चले जाएं और अपने बर्तनों को साफ़ करना सीखें और ज़ाया होने से बचाना सीखें, आपका वो तमाम तर ये जो मैंने चीज़ें कही हैं, जो घर की चीज़ें हैं, जो आप हर महीने ख़रीदते हैं,
आप एक बार मेरी बात पर तजर्बा करके देख ले। तजर्बा तो मैं आपका अच्छा, नुकसान तो कोई भी नहीं होगा, अगर हुआ तो फायदा ही होगा, वरना जहां थे वही खड़े रहेंगे। तो मशवरा मैं आपको वही दे रहा हूं, आप एक बार संजीदगी के साथ ये करके देखें और 4 महीने 5 महीने का आप इस पर पीरियड रखे करके देखें। आपके बजट पे फर्क ना पड़े तो मुझे कहिएगा। आपकी चीजें जो महीने भर नहीं चलती, वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने तक ना चलें तो आप मुझे कहिएगा। और जब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पर का इस्तेमाल करें। आपकी उस शे में बरकत ना आए तो फिर आप हमें कहिएगा। आप करके तो देखें। आप हम चीज़ें खुद ज़ाया कर रहे होते हैं और फिर हम कर रहे होते हैं यार बचत नहीं है, बचता नहीं है। पंखे बिजली और इस्तेमाल करना ये तो अलग है कि उसको तो फजूल आप इस्तेमाल ही ना करें। अब ऐसा टाइम है जहाँ बिजली लाइट जलाने का टाइम ही नहीं है, फिर भी आप लाइट जला कर बैठे हुए हैं। और एक फैमिली एक पंखे के नीचे बैठ सकती है, फिर भी 3-3, 4-4 पंखे आप घर में चला कर बैठे हुए हैं। अगर आप एसी वाला घर है तो आपका इस यूज़ ख़त्म हो गया, या मतलब जो एक ज़्यादा यूनिट जो प्राइसेस लेते हैं उसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर लें। तो जब आप इस तरह लेकर चलेंगे, अच्छा सस्ती चीज़, बादों का सस्ती चीज़ ले जाता कमज़ोर हो जाती है, वो सस्ता देखता है कमज़ोरी नहीं देखता। तो वो चीज़ साल में 4 बार ख़रीदते हैं आप, और वो आपके जेब पर ज़्यादा असर डालती है। अगर वही चीज़ अच्छी ले लेंगे तो वो साल में 1 बार खरीदेंगे। अगर एवरेज देखेंगे ना तो आपने 2-2.5-3 हज़ार रुपये बचा लिए होंगे, 4-5 हज़ार रुपये बचा लिए होंगे। क्योंकि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ये कुछ चीज़ें मेथड्स में, ये अच्छा ये भी कुछ मेथड्स और उसूल हैं, प्रिंसिपल्स मैंने बयान किया। आप इसको रखकर आप अपने घर के बजट को और अपनी जेब को लेकर चलें, आपको देखिए अब कितना फ़र्क पड़ेगा। आप कहें यार ये लॉजिक देखो। अभी जो आजकल कारें आ रही हैं अल्ताफ़ भाई, जो ऑटोमेटिक कारें आ रही हैं, सिग्नल पर बंद हो जाता है इंजन ऑटोमेटिक। अभी जो कारें आ रही हैं फिलहाल, जो इस वक्त तकरीबन 2, 4, 5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ, अब सिग्नल पर कार का इंजन बंद हो जाता है, एक्सीलेटर दो तो इंजन शुरू हो जाता है, कार स्टार्ट होती है, वह उसको बैटरी ने बैकअप दिया हुआ होता है, पेट्रोल कंज्यूम नहीं कर रही होती कार। यानी कार, ये सिग्नल कितनी देर का है? 1 से 1.5 मिनट का सिग्नल है। 1 से 1.5 मिनट के सिग्नल पर कार कितना पेट्रोल पी लेगी, खड़ी खड़ी कार। मगर कंपनियों ने ये आपको बना कर दिया है कि 1.5 से 2 मिनट जो आप सिग्नल पर खड़े, कार आपका पेट्रोल कंज्यूम नहीं करेगी। कार का जो एक बेसिक जो एक इंजन टाइप का तो बंद हो जाएगा। जैसे ही सिग्नल खुला, आपने एक्सीलेटर दिया, कार स्टार्ट जैसे हुई और कार चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दुनिया भर में ये कार है, हमने देखी है ये कारें। तो आखिर ये भी 1-1, 1.5 मिनट की पेट्रोल कंजप्शन कर रही हैं आपकी। तो अब जो ये कारें पेट्रोल कंजप्शन पर जो आपको फार्मूला दे रही है कि आप 30 सेकंड के सिग्नल पर पेट्रोल बचा रहे हैं, तो आप अपनी डेली ग्रोसरी और डेली के यूज को आप बचत में आप नहीं लाएंगे। फिर खरीदारी अच्छी करें, जैसे अभी हमारे इस्लाम भाई ने कहा कि आप होलसेल से खरीदारी करें। ऐसा 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा सब चीज़ों में हम कमी ला सकते हैं। आटा और चावल तो चाहिए, उसके अंदर हम कमी नहीं ला सकते। जबकि चावल बंदा बंद करे तो ना चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूं। मतलब आटा और चावल दोनों में से कोई एक चीज तो चाहिए ना, जो क्वांटिटी में चाहिए वो चाहिए। इसके अलावा जितनी चीजें जनरली तौर पर चाहिए। जनरली तौर पर दोनों चीजें चाहिए। इसके अलावा हम हर चीज के अंदर हम कमी ला सकते हैं। एहतियात आप गौर करें तो हर चीज के अंदर हम कमी ला सकते हैं। बस यही एहतियात करनी। सिर्फ 2 चीजें हैं जिसमें हम कमी मैं तो नहीं ला चावल में भी कमी लाने का मशवरा दूंगा कि चावल तो फिर आटे में इजाफा हो जाएगा, ये सब लें। और जो क्योंकि कार्ब चीज़ होती है, अगर आप अपने हेल्थ को और वेल्थ को दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं तो चावल की क्वांटिटी को रिड्यूस करें और बॉयल चावल खाएं। चावल की क्वांटिटी भी रिड्यूस करें और बॉयल राइस लें। लेकिन जिनको शुगर है वो इसमें मज़ीद एहतियातें करेंगे, और जिनको शुगर है वो जो रोटी है, गंदुम है, कार्ब है उसके अंदर, उससे एहतियात करें। मल्टीग्रेन रोटी खा लें, अच्छा फ़ायदा देती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये चीज़ें जो नेसेसरी, आटा और चावल उमूमन हमारे हर घर की बेसिक ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा 10 चीज़ें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एहतियात करें तो सब हो सकता है। ऐसा मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए चावल बॉयल ही होते हैं। हाँ, चावल भिगारे हुए चावल बनते ही नहीं है मेरे घर पे। क्या माएँ दावत है, हाँ, उसमें अलग बात है। तो बिरयानी वाले चावल बनेंगे, हल्के फुल्के भी नहीं बनेंगे। ये भी अजलता मेरे को याद आया कि चावल के मुख्तलिफ अक़साम है। एक चावल नॉर्मल जो हम घर में खाते हैं, एक चावल बिरयानी का अलग आता है जो थोड़ा बड़ा वाला चावल आता है। तो अगर आप ये देख लिए कि भाई अगर इस चावल में गुजारा हो सकता है, जो चावल में गुजारा हो सकता है नॉर्मली पता भी नहीं चलता, अब ना पता है किसी को तो चावल चावल ही है। ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं कंपनी की, जो भी शरबत ले लें तो इसके रेट्स में वाकई वहाँ अच्छा रेट मिल जाता है, क्योंकि ये लोग बल्क में खरीदते जी हाँ, हैं। मैं वही जैसे नॉर्मली जो
दुकानदार इलाकों में होते हैं, कोई भी कंपनी वाला आता है तो उसको 3%, 4%, 5%, 8% देती है, लेकिन जो बड़े मार्ट्स वगैरह ले लेते हैं ये लोग 12% पर ख़रीदारी करते हैं, तो इनको ज़्यादा वो मिलता फिर है। वो कंज्यूमर को फायदा देता जी है। सर, इसमें दूसरी ये जो है ज़रूर कि दाल, चना और चावल और ये खुले मसाला जात, तो इसके लिए जिसके लिए आसानी हो वो होलसेल मार्केट आए, क्योंकि हमारी मार्केटों में पहले की बनस्बत वही एक है कि आप कौन जाएगा, घर बैठे मंगवा लें। यहाँ मैं मशवरा यही दूंगा कि वहाँ के रेट आज भी जो दुकानदार होलसेल मार्केट सस्ते हैं। तो ये एक घर वाले को क्या मतलब वो अच्छा होलसेल मार्केट का आपने मशवरा दिया, जी यस, ये अगर रक्शे में जाता है इसमें जो तो देखा क्या गया ऐसा नहीं लगता कि आपको कि ऐसा आना इसमें जाना ट्रांसपोर्ट मैंने ये देखा है, बिलखसूस जिन एरियाज़ में हम होते हैं जोड़िया बाज़ार में, तो बिलखसूस हमारे ओल्ड सिटी एरिया की और काफ़ी हमारी इस्लामी बहनें मिलकर आती हैं 2-3 रक्शे के अंदर, ये भी हो देखा मैंने। और बाकायदा वो जब रक्शा लोड करके जाती हैं तो मेले में जाकर झगड़ा वगड़ा नहीं होता कि तेरा ये मेरा 10-15 किलो की परचेजिंग हो जाती है, उसमें चना, दाल, चावल और ऐसा उसमें रक्शे का किराया निकल जाता है। और मैं फ़र्क बयान कर दूं कि जो मैं ख़ुद भी देखता हूँ कि जब मैं इलाके में कभी कभी दाल देखता हूँ ना, तो दाल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, चनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, चावल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब जिसका बजट है भाई साहब इसको पता ही नहीं है मुझे बजट का क्या फिक्र है, वो मॉल में जाएगा एक साथ ही मिल जाएगा, मेरा ना टाइम वेस्ट है एक ही जगह पे हम तो मिडिल क्लास है। अच्छा भाई जिनकी बजट का मसला है, हम यहाँ जिनकी बजट- बात कर रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि आज टमाटर कितने का है, हाँ। और जिनकी आप बात कर रहे हो तो उसको पिछले 5 साल में अच्छा उसको बोले ना सर टमाटर महंगा हो गया है, कितने का सर 500 रुपये का हो गया है टमाटर, तो बोले पहले कितने का था, अच्छा महंगा हो गया है, मुझे क्या पता महंगा हो गया है, उसको तो पहले ये होगा कि 600 का 500 हो गया होगा। भाई साहब अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये टमाटर की जो से बात की, आपको ठेले पे वही टमाटर होगा और जो आपको मॉल में टमाटर मिलेगा उसको उसका किराया देना भैया वो धूप में टमाटर रहता है जी, वो एसी में टमाटर रहता है ना, दोनों टमाटर की सेहत पे फर्क नहीं होगा। भाई साहब वो टमाटर के लिए उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए हैं, उसके शॉप का रेंट, आदमियों का खर्चा, और ठेले वाले के पास कुछ खर्चा नहीं है, बत्ते बत्ते का खाली खर्चा होगा। जो मामूली खर्चे होंगे इसके, तो इस वजह से वहाँ सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी सेम होती है। हाँ। अगर चेक करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, एहतियात हर चीज में करनी है। आप दोनों मिलकर तो लगता है कराची वालों को सब्जी मंडी भेजोगे, हाईवे पर जाओ वहां से खरीद कर ले एक आओ। चीज़ और है कि आजकल ये भी हो रहा है कि 4-5 दुकानें एक ही दुकानदार खरीद लेता है, हाँ यही हो, और उसके अंदर ये चीज़ें फ्रूट वाली की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, बहुत सारी, या मोबाइल की दुकान है, ये लाइन से दुकानें हैं। सारी अब चीज़ें पहली दुकान पे जाएगा ये रेट मिलेगा 600 रुपये किलो, दूसरी पे जाएगा बोलेगा 550 रुपये किलो, तीसरी पे जाएगा 500 रुपये किलो, देखता है माल तो इसका बहुत अच्छा है और 500 रुपये किलो दे रहा है, वो उससे लेके चला जाएगा, हालांकि वो चीज़ 400 रुपये की है, लेकिन लाइन से एक ही दुकानदार। अब खरीदार कह रहे हैं क्या भैया अब थोड़ा तो आप रिजल्ट भी तो लाओ ना, अब ये वही सब देख रहे हो तो करे क्या हम लोग तुम्हारे सुनते इसमें नहीं है। बस चेक करना खरीदारी चेक करना मुझे है। क्या करना है, ये मिसाल के तौर पे ये चाहिए टेबल, तो मुझे पता है कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ और क्या इसमें मटेरियल है। अब ये शीट मुझे पता है कि ये 4x8 की शीट कितने की मिलती है, हालांकि मेरा काम नहीं है, मालूमात रखते हैं सारी सोशल मीडिया पे हर चीज़ आपको नज़र आती है, कौन सी चीज़ किस तरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कौन सी मशीनों की हो रही है, क्या कॉस्ट आ रही है, ये सोशल मीडिया आजकल सब बता रहा है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब ये शीट ना मेरा बिजनेस है ना कुछ, मुझे ये पता है कि 4x8 की शीट 11,000 रुपये की है, ये 1.5x1.5 की, इसमें 12 पीस निकल आएंगे, ये इतने का पड़ेगा और इतने के ये मटेरियल पड़ेगा। खाने को मजदूरी लेगा नहीं लेगा, ये मतलब इस तरह कोई एहतियात कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन करके एहतियात करके, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, अब मेरे को देखना है कि मुझे जो चीज़ खरीदनी है ये मैन्युफैक्चरर इतने की है तो किसने इसको कितना प्रॉफिट देना चाहिए, या मैं लास्ट कंज्यूमर से खरीदूँ जो कि सबसे ज़्यादा नफ़ा देते वो उनको नफ़ा पहुँचा रहा है, क्या उससे लूँ। पहले खरीदारी का मिजाज मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से होलसेलर, फिर रिटेलर, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 प्रॉफिट मेरा उनके कम हो जाए, मैं उससे ले लूँ। NGOs भी तो लेती है ना भाई साहब, कराची में पाकिस्तान में कितनी NGOs हैं जो कि ये सेम रेट में होलसेल के रेटों में माल बेचती हैं, वो 1 रुपया प्रॉफिट भी नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने उनसे भी कमीशन परसेंटेज ली हुई होती है 12%, जिस तरह अब्दुल मजीद भाई ने कहा 12%, 15%, तो वो रिटेल से भी ज़्यादा इनको। NGOs वालों को भी यही हमारी खरीदारी का मशवरा देना चाहिए कि जब आपको पता है कि आपकी एक बल्क में अगर ख़रीदारी है तो आप कहीं रिटेल में जाकर या सेमी होलसेलर में, तो कहते हैं होलसेलर के पास भी जाने के बजाय जो मेन किसी, अगर आपको मैन्युफैक्चरर मिला हुआ है या वो डायरेक्ट आपके पास जो प्रोडक्शन कर रहा है, फ्लोर मिल वाले से अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन से आप माल उठा लेते हैं तो वो आपको क्यों नहीं देगा। आपका ट्रक 2 ट्रक का माल होगा तो आपको देंगे, आधे ट्रक का माल आपको 1 बोरी खरीदो तो जा नहीं रहे, और 1 बोरी खरीदे बंदा जाएगा ही क्यों, आने जाने में इसका ट्रांसपोर्ट इसकी चीज़ को महंगी कर देगा। लेकिन इसकी जितनी भी NGOs हैं
या जो भी इस तरह का बल्क में काम करते हैं, भले आप चंदे के माल से खरीद रहे हैं, अच्छा जिसने आपको चंदा दिया, एतमाद तो उसने भी आप पर किया ना। आप अगर उसके चंदे को ही अगर आप उसको बचत के तौर पर ले लेंगे तो वही बचा हुआ चंदा किसी और नेकी के काम में खर्च आएगा, किसी भलाई के काम में खर्च आएगा। और जो चंदा देने वाले को जब पता चलेगा कि यार ये मतलब कि चीज़ को इतना सस्ता और इतना मतलब कस के लाते हैं और इतना अच्छे अंदाज से लाते हैं और इतना ज़ाया होने से बचाते हैं, और जो बच जाए तो फिर उसका इस तरह एक अच्छा इस्तेमाल ये लाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि चंदा देने वाले का जब आप पर एतमाद बढ़ता है, डोनेशन वाले का जब आप पर एतमाद बढ़ता है, तो बेसिकली वो भी आपके साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और उनका मज़ीद डोनेशन भी आपके साथ ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसमें उनको देखा करें, क्योंकि ये सप्लाई चेन, दावत इस्लामी का भी एक शोबा है सप्लाई चेन का, कि जो चीज़ चाहिए होती है वो भी और जो ख़रीदना होता है वो भी। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 कोटेशन लिए जाते हैं हमारे यहाँ, मतलब कि प्री ऑडिट सिस्टम हमारा अलग है, यानी दावत इस्लाम में प्री ऑडिट सिस्टम भी है कि भाई ख़रीदने से पहले पता चल जाए कि भाई आप क्यों ख़रीद रहे हैं, कितने खरीद, कोटेशन कितने कोटेशन है, तो पूरी वो कोटेशन के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर माहिरीन के पास जाता है। आई नो कि देयर इज़ अ बैरियर, लेकिन ये वो बैरियर हैं जो आपको मतलब कि आपको फ़ायदा देते हैं, करप्शन का रास्ता बंद करते हैं। जिन कंपनी वालों ने अपने पास परचेसर रखे हैं वो भी चाहें तो इस तरह की कोई चीज़, यानी एक ऐसा ईमानदार किस्म का शख्स जो बैरियर के तौर पर काम कर सकता हो, वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो करप्शन बचा कर देगा ना वो उसकी सैलरी से बहुत ऊपर होगा, जिसका आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। बाज़ लोगों को होता है यार अभी पैसे आ ही रहे ना यार, कोई नहीं हम क्या कर सकते हैं, वो इतना मतलब। अच्छा, जिन्होंने इस तरह की मेंटालिटी रखी, ये पिछले दिनों की मेरी कोई बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिस्कशन हो रही थी और मेरा अपना भी इसमें एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस तरह के मेंटालिटी रखी ना, यार चलो ना अब जो करता है करने, अपने को 2 पैसे कमा कर दे रहा है ना, मैंने उनको फाइनली क्लोजिंग की तरफ जाते देखा है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें इनको दीमक बन रही होती, क्योंकि फिर वो जब सरफे नज़र कर रहे होते हैं ना, तो फिर एक आदमी बेईमान नहीं होता, फिर एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा बेईमान होना शुरू हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी का ना होना ईमानदार को भी बाज़ों का बेईमान कर देता है बदकिस्मती के साथ, इसलिए अकाउंटेबिलिटी कभी बंद ना करें, हमेशा अकाउंटेबिलिटी रखें। मैं नहीं कहता कि आपकी चोरी बंद हो जाएगी या आपका ये सब कुछ बंद हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, मगर अकाउंटेबिलिटी से ये है कि अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही होगी तो उसका फ़ौरनली सद्देबाब हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसको आप रिकवर कर सकते हैं और आप आगे की चीज़ों को रोक सकते हैं। आप अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली जिस भी लकड़ी को दीमक लगी, अगर वो दीमक को साफ नहीं करेगा तो फाइनली तो वो बड़ी से मजबूत भी अगर वो लकड़ी होगी तो उसको तो वो तो ढांचा हो जाना है, उसने गिर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो ये बीमारियां होती हैं बाज़-औक़ात करप्शन की, जो इदारे में या लग जाते, बाज़-औक़ात हमारे घर के अंदर अल्लाह ना करे इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमारे मुलाजिमीन, क्योंकि जैसे हमने मिडिल क्लास की बात की, इस तरह जो अपर क्लास या एलिट क्लास या सुपर एलिट क्लास कम्युनिटी होती है, शायद उनको तो पता भी नहीं होता होगा कि कौन सी चीज़ कितने की है, क्या है, और मिलती भी कहाँ पर है, क्योंकि वो जो चीज़ ख़रीदारी करने जाते हैं वहाँ बार्गेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो ख़रीदारियाँ जो नीचे की सतह पर हो रही होती हैं वहाँ पर चूँकि उनको पूछने का टाइम नहीं है, तो फिर बाज़ औक़ात आपका जो भी मुलाजिम ख़रीदारी के लिए जाता है, जब उसको पता है कि मुझसे पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो पेट्रोल भराने जाता है या आपकी ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, क्योंकि बड़े से बड़ी फैमिली भी अनाज ही खाती है ना, क्या खाती है, मगर जब आप पूछेंगे नहीं और आपको मालूम नहीं होगा, बसा औकात कितनी एलिट क्लास और सुपर एलिट क्लास हो, औरत का नेचर बाज़ों का सुपर एलिट है, एलिट नहीं बनता इस मामले के अंदर, वो बाल की खाल खींचती रहती है, कितने का लाया, अच्छा वो भी ऐसे पूछती रही तो उसको भी नहीं पता था कि बाहर है कितने का, तो वो उसको भी बेवकूफ़ बनाने में बाज़ों का कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो आपको यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, अमीरी में भी इत्तिदाल है, गरीबी में भी इत्तिदाल है, और इबादत में भी इत्तिदाल है। ये जो म्याना रवैया है ना, ये हर जगह पर है। आप अपनी अक्ल को जागता रखें। दरिया से अगर प्याले भर भर कर निकालना को शुरू कर देना तो दरिया को शुरू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक दिन आएगा ज़रूर कि दरिया भी बोलेगा यार मेरा पानी किधर गया, फिर जब ज़मीन आना शुरू हो जाएगी। तो ये ना क्यों निकाले कोई, यार आपका पैसा को क्यों खा जाएगा, आपके साथ को बेईमानी क्यों करेगा,
कोई परचेजर आपके साथ परचेजिंग के अंदर डी ऑनेस्टी क्यों दिखाएगा? और आप ये सोच ना रखेंगे यार जो चलता है चलने दो, हम चलो ना यार, क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो अपनी कब्र आखिरत को दाव पे लगा रहा, आप कहते फर्क नहीं पड़ता। बेईमानों को तो बिल्कुल घर तक पहुंचाना चाहिए। बेईमानों को कभी भी अपने पास जगह मत दीजिएगा। जो बेईमान है उसको कभी अपने पास जगह मत दीजिएगा, ये याद रख लें। हदीस पाक में आता है मोमिन एक सूरत से 2 बार नहीं डसा जाता। मैंने इसकी शरह, इतनी खूबसूरत शुरुआत मैंने इसकी पढ़ी है, मुख्तलिफ शारहीन ने मुख्तलिफ शुरुआत लिखी हैं, लेकिन एक शरह में उनकी पढ़ रहा था सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खज़ाइन इरफान की जो तफसीर जिन्होंने लिखी है, क्या उन्होंने तफसीर लिखी, क्या शरह लिखी थी। यानी अगर बंदा इस हदीस पर अमल, भाई एक शख्स ने आपको धोखा दे दिया, आप दोबारा तो भरोसा कर क्यों रहे हैं? ये तो गोया कि अगर आपको फिर धोखा हुआ तो यहाँ पर आप खुद को ही कसूरवार ठहराए, ना कि उसको, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मना फरमा दिया, क्या बचो। तो जहाँ धोखा देने वाला धोखा देने में अपनी कोई महारत रखता है, इस तरह काम लेने वाले को अपने काम लेने में भी महारत रखनी चाहिए। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मजमूई तौर पर इसको देखेंगे तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम रहा, ये ख़रीदारी के साथ साथ आपकी घर गृहस्थी के ताल्लुक से, आपकी दीगर जो आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या आप घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं या पर्सनल कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो बिल्कुल आप इसके अंदर लें और बार्गेनिंग करने की आदत रखें। बार्गेनिंग करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित। हाँ, जो हज पर जाए तो वहाँ पर अफजल ये कि बार्गेनिंग ना करे, क्योंकि वो एक खर्ची राह खुदा का एक तरह सा बन जाता है। तो अगर आप बार्गेनिंग करें, थोड़ा सा कसें, ये ना करें, कसने की आदत रखें। वैसे जो मांगा वो दे दिया, ऐसा ना। अच्छा, ये भी एक अजीब रोना है कि जो गरीब ठेले वाले, रक्शे वाले, गरीब लोगों से लोग बार्गेनिंग करेंगे और वो जो, अच्छा जो बेची मतलब कि 200-300 रुपये की राह है, वो कमा कर भी बस 20-25-30 रुपये 50 रुपये कमा लेगा। और जो बेच आपको चीज़ 10-20 लाख रुपए की रहा है, 40-40 लाख रुपए की रहा है, उससे कोई बार्गेनिंग कर ही नहीं रहा। कितने की है सर? ये आपको 4 मिलियन की पड़ेगी। अच्छा, 4 मिलियन की। अच्छा, वो बार्गेनिंग करे कैसे? वो अपनी औकात देख रहा है, 4 मिलियन की औकात है तो ले लेगा। बोले यार, मतलब वो 4 लाख रुपए को, 40 लाख रुपए को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इसको 39 कर दो। बोलेगा तो उसका अपना वजन खत्म हो जाएगा, जेब भले खत्म होती है, कोई मसला नहीं है। और नहीं जहां, अच्छा उनके अपने प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं, ब्रांड बेचते हैं। मैं इसकी खरीदारी करने ना करने पे कोई कलाम नहीं कर रहा, लेकिन मैं को बता रहा हूँ जहां बार्गेनिंग करने की वाकई जरूरत थी वहां तो आपने बार्गेनिंग की नहीं। अब जो बेचारा कमाई रोज के 200, 250, 300 रुपए कमा रहा है, 400, 500 रुपए कमा रहा है सब्जी बेचकर और ये अपने फल फ्रूट बेचकर और रक्षा चलाकर टैक्स, इतने ज्यादा ले रहे हो। अब रक्षे वाला कितना ज्यादा ले लेगा आपसे, टैक्सी वाला कितना ज्यादा ले लेगा, ये टमाटर आलू बेचने वाला जो रेहड़ी लगा कर बैठा हुआ है आपसे कितना ज्यादा ले लेगा। मैं तो ये समझ रहा होता हूँ। और जो ज्यादा ले रहा है वहां कम कराने की फुर्सत नहीं है, बल्कि मिन्नत समझ कर यार बना दो ना, या ले लो ना, या कर दो ना, ये कर रहे होते हैं। ये नेचर हर जगह नहीं है, हर एक का नहीं है, मगर है कि नहीं है उसका फैसला आप कर लीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी चैनल देखते रहें, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तजरिबात की इस दुनिया, तजरिबात की इस दुनिया, तजरिबात की इस दुनिया, तजरिबात की इस दुनिया।